नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी आंसर क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। और आज है तारीख 14 जनवरी 2023। आज के हमने इस लेक्चर में 13 जनवरी 2023 के एसएससी जीडी के जीएस के सभी शिफ्टों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए हैं। और इसमें से जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई, तो हरित क्रांति सबसे पहले मैक्सिको में प्रारंभ हुई। और हरित क्रांति का जनक, विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को मानते हैं। नॉर्मन बोरलॉग को मानते हैं। और एक क्वेश्चन और भी कभी कभी पूछा जाता है, हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन नामक शब्दावली किसने दी? विलियम गॉड ने। हरित क्रांति शब्द किसने दिया? विलियम गॉड। तो विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्द दिया। दूसरा ऑप्शन है भारत। भारत में हरित क्रांति 1966-67 में प्रारंभ हुई। और पंचवर्षीय योजनाओं से बहुत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति भारत में आई। तो जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई भारत में, तब कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही थी। इस दौरान योजना अवकाश था 1966 से 69। तो भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को मानते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन भारत में ये हरित क्रांति के जनक हैं। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत पंजाब से हुई, ये भी याद रखना है, पंजाब से हुई। और सर्वाधिक लाभ पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला। और इस क्रांति के तहत हमारे देश में, हरित क्रांति के तहत सिंचाई सुविधाओं का विकास किया गया। किसानों के लिए उन्नत किस्म के बीज, खाद और कीटनाशकों की व्यवस्था की गई। और किसानों को जागरूक किया गया कि वो फसल चक्र का प्रयोग करें, उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग करें। तो उनमें जागरूकता लाई गई। कृषि का आधुनिकीकरण किया गया, मशीनीकरण किया गया। इससे हमारे देश में कृषि के उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई, अर्थात कृषि उत्पादों में कई गुना की वृद्धि हुई। हमारा देश कृषि के मामले में आत्मनिर्भर हो गया, खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया, निर्यात भी करने लगा। और सबसे ज्यादा लाभ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस फसल को मिला, तो गेहूं को मिला, चावल को मिला। अगला ऑप्शन है इजराइल। तो इजराइल से संबंधित एक फैक्ट पूछा जाता है, शुष्क कृषि, दुनिया में शुष्क कृषि को संचालित करने वाला अग्रणी देश कौन सा है? तो शुष्क कृषि, बड़े पैमाने पर शुष्क कृषि इजराइल में होती है। तो शुष्क कृषि का, ड्राई फार्मिंग का कांसेप्ट दुनिया के सामने इजराइल ने रखा। और भारत सरकार भी अपने शुष्क क्षेत्रों में शुष्क कृषि को संचालित करना चाहती है, जिसमें इजराइल भारत की मदद कर रहा है। रूस, दुनिया में 1917 में सबसे पहले साम्यवादी क्रांति रूस में आई, साम्यवादी क्रांति। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा मैक्सिको। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो कल एक शिफ्ट में पूछा गया था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। तो उसे हमने अलग से नहीं शामिल किया, ऑप्शन के आधार पर ही हम डिस्कस कर लेंगे। ये सभी ऑप्शन आपके कल के पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। एक बार रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था, इनका मूल नाम क्या है? तो इनका मूल नाम आनंद बिष्ट है, आनंद बिष्ट। और 2017 में बीजेपी ने 2017 के विधानसभा के चुनाव में बहुमत हासिल किया। और 2017 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, 2022 तक रहे। 2022 में दोबारा चुनाव हुआ विधानसभा का उत्तर प्रदेश में, दोबारा बीजेपी की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया। और तो ये ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें 403 हैं, विधान परिषद की सीटें 100 हैं, लोकसभा की सीटें 80 हैं, विधानसभा की सीटें 31 हैं। तो लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, इन सबकी सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में। विधानसभा की 403 सीटें, विधान परिषद की 100 सीटें हैं, लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल से भी कल एक क्वेश्चन पूछा गया कि दिल्ली के सीएम कौन है? तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, आम आदमी पार्टी है इनकी। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उपराज्यपाल है। ये भी पूछा गया परसों वाली शिफ्ट में। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। तीसरा अगला फैक्ट है आनंदीबेन पटेल। तो कल
एक शिफ्ट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया और एक अगली शिफ्ट में पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो यूपी की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा अरविंद केजरीवाल। अगला क्वेश्चन है सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है, तो समझ लेते हैं। तो रोजर बिन्नी बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी हैं। और कल एक क्वेश्चन पूछा गया, बीसीसीआई का फुल फॉर्म पूछा गया, तो उस क्वेश्चन को हम इसी ऑप्शन से डिस्कस कर लेंगे। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और बीसीसीआई का गठन कब हुआ था? 1928 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसके अध्यक्ष रोजर बिन्नी हो गए। सुबोध कुमार ये सीबीआई के अध्यक्ष हैं, सीबीआई के महानिदेशक हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये भारत की एक जांच एजेंसी है और भारत सरकार के आदेशानुसार ये विभिन्न मामलों की जांच करती है सीबीआई। तो इसके प्रमुख बने हैं सुबोध कुमार। सुरेश पटेल सीवीसी के सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो ये आयोग है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसके आयुक्त हैं, कमिश्नर हैं सुरेश पटेल। इनको कमिश्नर बनाया गया, इसका आयुक्त बनाया गया है। और ये जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, ये भारत में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है। और इसका गठन पूछा जाता है, पेपर में कई बार पूछा गया है कि इसका गठन, सीवीसी का गठन किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? तो संथानम समिति की सिफारिश, संथानम समिति। और इसका गठन 1964 में हुआ था सीबीसी का, और 2003 में इसे कानूनी दर्जा दिया गया। निधि छिब्बर सीबीएसई की अध्यक्ष हैं, इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का। तो इसमें आपका जो आंसर है वो यही हो जाएगा, निधि छिब्बर। अगला क्वेश्चन है शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, ये शुंग वंश का संस्थापक था। शुंग वंश का संस्थापक, ये शुंग वंश का संस्थापक था। और शिशुनाग, ये शिशुनाग वंश या नाग वंश का संस्थापक था, शिशुनाग वंश का, शिशुनाग वंश का संस्थापक था। और बिंबिसार ये हर्यक वंश का संस्थापक था, हर्यक वंश का संस्थापक। हर्यक वंश की स्थापना भारत में बिंबिसार ने की। बिंबिसार का उत्तराधिकारी अजातशत्रु था, जिसने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके सत्ता प्राप्त की। अजातशत्रु का उत्तराधिकारी इसका पुत्र उदयन था, जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की। पिछले शिफ्ट में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन ने की। उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके सत्ता प्राप्त की। पाटलिपुत्र को वर्तमान में पटना कहते हैं। तो वासुदेव, इसने शुंग वंश के बाद भारत में कन्न वंश की स्थापना हुई, तो कन्न वंश की स्थापना वासुदेव ने की भारत में। बृहदत्त, इसके बारे में कल एक क्वेश्चन पूछा गया, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हमने इसी में डिस्कस कर लिया, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। अगला क्वेश्चन है किस धातु को केरोसिन में रखते हैं? तो पहला ऑप्शन है पारा। तो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, अर्थात रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा है। और सोना सर्वाधिक आघात वर्धनीय, सर्वाधिक आघात वर्धनी तथा तन्य धातु, अर्थात आघात वर्धनी का मतलब है ऐसी धातु जिसमें आघात करके उसे बढ़ाया जा सकता है, अर्थात बढ़ा बढ़ाकर पीट पीट कर इसकी पतली चद्दर बनाई जा सकती है। तन्य धातु जिसे खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। तो ऐसा गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है सोना में। चांदी सर्वाधिक विद्युत की सुचालक धातु है, सर्वाधिक विद्युत की सुचालक है। विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातु चांदी है। और सोडियम, इसे केरोसिन मिट्टी के तेल में रखते हैं,
तेल में रखते हैं, क्योंकि मिट्टी के तेल में नहीं रखेंगे तो ये जल जाएगा, अर्थात अपक्रिया होने लगती है जिसके कारण ये जल सकता है, जल जाता है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखते हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सोडियम। अगला क्वेश्चन है भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? तो पहला ऑप्शन है 1928। 1928 में भारत में बीसीसीआई का गठन हुआ और इसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। कल ये भी पूछा गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। और इसके प्रमुख अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। इसका गठन 1928 में हुआ। दूसरा ऑप्शन है 1927। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन हुआ 1927 में, भारतीय ओलंपिक संघ। और भारतीय ओलंपिक संघ का गठन 1927 में हुआ। और इसकी जो अध्यक्ष बनाई गई हैं वो हैं पीटी ऊषा। पीटी ऊषा को इसका हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया है। इन्हें उड़न परी भी कहते हैं, पयोली एक्सप्रेस भी कहते हैं पीटी ऊषा को। और अगला ऑप्शन है आपका 1937। 1937 में अखिल भारतीय फुटबॉल संघ का गठन हुआ था। अखिल भारतीय फुटबॉल संघ। और इसके अध्यक्ष हाल ही में बनाए गए हैं, इसका गठन 1937 में हुआ। इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं वर्तमान में कल्याण चौबे और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और 1927 में भारतीय हॉकी महासंघ का गठन हुआ और इसके अध्यक्ष हाल ही में बनाए गए हैं दिलीप तिर्की। तो इसमें भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में पूछा गया है। तो भारतीय ओलंपिक संघ का गठन हुआ था 1927 में। अगला क्वेश्चन है माइक्रो फाइनेंस को भारत में कौन नियंत्रित करता है? तो इसे समझ लेते हैं। भारत में जो सूक्ष्म वित्त होता है, सूक्ष्म वित्त उसे माइक्रो फाइनेंस कहते हैं इंग्लिश में। और बहुत सी सूक्ष्म माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं जो माइक्रो फाइनेंस के संबंध में काम करती हैं। ऐसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को, सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों को भारत में कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। तो इन्हें आरबीआई कंट्रोल करता है। तो पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आरबीआई के संबंध में एक दो फैक्ट और देख लेते हैं जो पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। 1 अप्रैल 1935 को इसका गठन हुआ था। इसका मुख्यालय प्रारंभ में तो कोलकाता में था, वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। 25वें नंबर के गवर्नर है इरडा। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। भारत में जितनी बैंकें हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, सरकारी बैंक हो या विदेशी बैंक हो, उन सभी बैंकों को कंट्रोल और रेगुलेट करने वाली जो हमारे देश में संस्था है वो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये भारत में मौद्रिक नीति भी जारी करती है। मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। और मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष आरबीआई का गवर्नर होता है। इरडा, इसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इरडा का गठन 1999 में हुआ था। और जैसे भारत में सभी बैंकों को कंट्रोल और रेगुलेट करने की जिम्मेदारी आरबीआई की है, ऐसे भारत में सभी बीमा कंपनियों को नियंत्रित करने की और नियमित करने की जिम्मेदारी इरडा की है। सभी बीमा कंपनी, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, विदेशी हो, सभी को कंट्रोल करती है संस्था अगर वो भारत में है। और इरडा का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। और पिछले कल या परसों वाले एग्जाम में पूछा गया था एसएससी जीडी में कि इरडा के अध्यक्ष कौन है? तो देबाशीष पांडा। देबाशीष पांडा इसके अध्यक्ष हैं। तो एक एक फैक्ट अच्छे से तैयार करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट बताए जा रहे हैं आपको और बड़ा सोच समझ के हमने सभी फैक्ट शामिल किए हैं। और लेक्चर डिलीवर करने का मतलब ये नहीं होता कि पेपर हुआ कितनी जल्दी लेक्चर को हम डिलीवर कर दें, आप तक पहुंचा दें। अर्थात मायने ये रखता है कि लेक्चर कितना सटीक और कितना उपयोगी साबित हो आपके लिए। ठीक है, तो इसमें से जो अगला ऑप्शन है आपका ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम अर्थात दूरसंचार रेगुलेटरी नियामक संस्था है ये। 1997 के अधिनियम के तहत इसका गठन हुआ। और ट्राई का जो हेडक्वार्टर है ये दिल्ली में है।
और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, पीडी बघेला हैं। भारत में जितनी दूरसंचार कंपनियां हैं उन सभी को कंट्रोल और रेगुलेट करने, उनको सभी नियम, सभी को, जैसे जियो है, एयरटेल है, इन सभी को कंट्रोल और रेगुलेट करने की जिम्मेदारी ट्राई की है। सेबी का गठन 1988 में हुआ, लेकिन 1992 में इसे कानूनी दर्जा दिया गया, कानून बनाकर, और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और माधवीपुरी बुच इसकी अध्यक्ष है, पहली महिला अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच। और भारत में इसका काम क्या है? शेयर बाजार को कंट्रोल करना। शेयर बाजार, जैसे बैंकों को कंट्रोल करने वाली संस्था हमारे देश में आरबीआई है, बीमा कंपनियों को कंट्रोल करने वाली संस्था इरडा है, दूरसंचार कंपनियों को कंट्रोल करने वाली संस्था ट्राई है, ऐसे शेयर बाजार को कंट्रोल करने वाली संस्था सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एसबीआई से संबंधित कल एक क्वेश्चन पूछा गया, तो उसे हमने इसी ऑप्शन में शामिल करके डिस्कस करना उचित समझा, तो समझ लेते हैं। एसबीआई, इसका पूछा गया था, इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 1 जुलाई, यही कल क्वेश्चन पूछा गया था, एसबीआई का गठन कब हुआ? 1 जुलाई 1955 को। समझ लेते हैं, पिछले साल 2021 में, पिछली बार जो 2021 का पेपर हुआ, उसमें भी एसबीआई के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था पिछली बार कि इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इंपीरियल बैंक का गठन हुआ था 1921 में। 1921 में इंपीरियल बैंक का गठन हुआ और 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके जो चेयरमैन हैं वो है दिनेश खारा। तो एक एक पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से तैयार करना है, आपको आने वाले एग्जाम में बहुत लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, आर्म्स एक्ट कब आया? तो इसे समझ लेते हैं। आर्म्स माने हथियार। हथियार अधिनियम 1878 में आया और इस दौरान भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड लिटन था। लॉर्ड लिटन ने, अर्थात इस एक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय अपने पास हथियार रखना चाहता है तो पहले लाइसेंस बनवाए, और लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया इतनी जटिल थी कि लाइसेंस बनवाना भारतीयों के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। ठीक है, ये ऐसा अंग्रेजों ने इसलिए किया था क्योंकि इसके पहले 1857 की क्रांति हो गई थी और अंग्रेजों को पता था कि भारतीयों के पास हथियार होंगे तो अपने हथियारों का प्रयोग अंग्रेजों के ऊपर ही करेंगे। अर्थात उन्होंने सोचा भारतीयों के पास हथियार ना आ सकें, इसके लिए ये कानून बनाया कि भारतीय हथियार तभी रख सकते हैं जब उनके पास लाइसेंस होगा, और लाइसेंस बनेगा नहीं आसानी से। तो आर्म्स एक्ट पारित किया गया 1878 में, और इसी दौरान 1878 में ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में। इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि भारत में देसी भाषाओं में, अर्थात स्थानीय भाषाओं में जितने समाचार पत्र और पत्रिकाएं छप रहे हैं उन पर रोक लगाएगी इस कानून के तहत। ऐसा अंग्रेजों ने इसलिए किया क्योंकि हमारे देश का जो बुद्धिजीवी वर्ग था वो ऐसी भाषाओं में पत्र और पत्रिकाएं संपादित कर रहा था जिन्हें आम लोग पढ़ सकें, अर्थात हिंदी भाषा में, बंगला भाषा में, गुजराती में, मराठी में, उड़िया में ऐसे पत्र पत्रिकाएं छप रहे थे। और इनके माध्यम से हमारे देश के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, वो लोग ऐसे पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे थे और स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत कर रहे थे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके आंदोलन में जुड़ सकें, और जितने ज्यादा लोग जितनी जल्दी जुड़ जाएंगे उतनी जल्दी अंग्रेजों को भगा दिया जाएगा भारत से। तो ये बात अंग्रेजों को जब पता चली, लॉर्ड लिटन को ये बात पता चली, तो उसने कहा कि भारत में 1878 में अधिनियम पारित किया। उसने कहा कि इस अधिनियम के तहत भारत में स्थानीय भाषा में, देसी भाषाओं में कोई समाचार पत्र और पत्रिकाएं नहीं छपेंगे, वो अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में समाचार पत्र और पत्रिकाएं छपवाएं। और अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है और भी कई अंतरराष्ट्रीय भाषाएं हैं, तो अंग्रेजी में पत्र पत्रिकाएं छपवाने के लिए प्रेरित किया, ताकि अंग्रेजी भारत के लोग ज्यादा जानते नहीं थे और वो उनकी विचारधारा से परिचित नहीं हो पाएंगे, बुद्धिजीवियों की, जो हमारे देश के बुद्धिजीवी थे। तो ऐसा इसलिए किया गया, सब कुछ एक रणनीति के तहत, एक प्लान के तहत अंग्रेज कर रहे थे। दूसरा ऑप्शन है, इसको पहले इस ऑप्शन को देख लेते हैं, और फिर इसके बाद लॉर्ड लिटन के बाद भारत का वायसराय बना लॉर्ड रिपन। ये इसकी तुलना में, लिटन की तुलना में रिपन थोड़ा सा उदार था। इसने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया है।
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इसने समाप्त कर दिया। और 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 ये पारित हुआ। इसके तहत 1862 में भारत में 3 हाई कोर्ट स्थापित किए गए, एक कलकत्ता में, एक बॉम्बे में और एक मद्रास में। अर्थात कलकत्ता हाई कोर्ट सबसे पहले स्थापित हुआ, ये जुलाई 1962 में स्थापित हुआ, 1862 में, जुलाई 1862 में स्थापित हुआ। बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट अगस्त 1862 में स्थापित हुए। तो भारत में स्थापित होने वाला पहला हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट, ये भी फैक्ट बहुत पूछा जाता है और इसके लिए 1861 में कानून बनाया गया। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। और इसके तहत भारत को स्वतंत्र किया गया ब्रिटेन की संसद के द्वारा। और इसका आंसर हो जाएगा आपका 1878। अगला क्वेश्चन है आपका, ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? तो ईडन गार्डन स्टेडियम समझ लेते हैं, बंगलुरु में चिन्ना स्वामी स्टेडियम है, ये भी पिछली शिफ्ट में पूछा गया, चिन्ना स्वामी स्टेडियम। कोलकाता में ईडन गार्डन स्टेडियम है। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम है, यहीं पर बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है। कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम है। तो आपसे पूछा गया है ईडन गार्डन स्टेडियम कहां है? तो ये कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, स्थिरता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है? तो पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इसमें लिखा है पहला ऑप्शन है, तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली, 1951 से 1956 तक। और इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई और यह हेराड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली और ये इसमें उद्योगों को प्राथमिकता दी गई, ये पीसी मालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी मालनोबिस मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1966 से तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली और इसमें कृषि और उद्योग दोनों पर ध्यान दिया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चली, बीच में गैप है 3 साल का, 66 से 69। यहाँ योजना में अवकाश आ गया, कोई योजना नहीं बनी इस दौरान पंचवर्षीय योजना। तो चौथी पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना में ही स्थिरता के साथ विकास यह लक्ष्य निर्धारित किया गया। और यही क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन यूपी पेट में पूछा गया था कि स्थिरता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है? तो चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ? तो समझ लेते हैं, 28 जनवरी 1950 को वर्तमान के सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था। इसके लिए भारतीय संविधान का आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान किया गया। अगला ऑप्शन है 1937 में 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, अर्थात 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत कहा गया कि भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी और 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी गई और सर मॉरिस गोयर इसके अध्यक्ष बनाए गए। तीसरा ऑप्शन है 1774। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक न्यायालय की स्थापना की गई जिसे सुप्रीम कोर्ट कहा गया। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट का मतलब होता है पूरे देश के मामले की सुनवाई करना, लेकिन ये केवल बंगाल प्रेसिडेंसी तक ही सीमित था, कलकत्ता प्रेसिडेंसी तक ही सीमित था, या बंगाल प्रेसिडेंसी तक सीमित था। इसलिए नाम का तो सुप्रीम कोर्ट था, लेकिन वास्तव में सुप्रीम कोर्ट जैसा कोई काम नहीं कर रहा था। और इसकी पहली बार मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे को बनाया गया। 1861 जैसा कि पिछले
क्वेश्चन बता चुके हैं। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 पारित हुआ। इसके तहत 1862 में 3 हाई कोर्ट स्थापित हुए, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 1950। अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा गया तो 1950 में 28 जनवरी 1950 को हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ। इसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एच.जे. कानिया, हीरालाल कानिया। और वर्तमान में जो 50वें नंबर के सीजीआई हैं वो हैं डी.वाई. चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। और ये जो 1937 का जो संघीय न्यायालय 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत स्थापित हुआ था, यही वर्तमान के सुप्रीम कोर्ट के रूप में तब्दील हो गया संविधान बनने के बाद। तो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय संविधान में संघात्मक शासन प्रणाली कहां से ली गई? तो इसको समझ लेते हैं। रूस से मूल कर्तव्य लिए गए। इन्हें 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में शामिल किया गया। पिछले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि 42वां संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ, तो इंदिरा गांधी इस दौरान प्रधानमंत्री थी। तो मूल संविधान में एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कल वाली शिफ्ट में कि ये जो ऐसा कौन सा संविधान का प्रावधान है जो मूल संविधान में नहीं था। तो ये जो मूल कर्तव्य है ये प्रारंभ में संविधान में नहीं थे, इन्हें 1976 में शामिल किया गया और 1976 में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में शामिल किया गया। तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं और मूल कर्तव्यों का प्रावधान रूस के संविधान से प्रेरित है। पंचवर्षीय योजनाएं भी रूस से ली गई और मूल कर्तव्य भी रूस से लिए। हमारी जो संविधान की उद्देशिका है, उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय का उल्लेख है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय का प्रावधान भी रूस के संविधान से प्रेरित है। अगला ऑप्शन है फ्रांस। फ्रांस में 1789 में क्रांति शुरू हो गई और इस क्रांति के जो स्लोगन थे, नारा था जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता था। तो हमारी जो उद्देशिका है, उद्देशिका में हमारे संविधान निर्माताओं ने इन 3 शब्दों को शामिल किया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ये फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कनाडा, हमारे यहाँ संघीय शासन प्रणाली, संघीय प्रणाली अपनाई गई है और ये कनाडा के संविधान से अपनाई गई है। तो संघीय प्रणाली हमारे देश में कनाडा के संविधान से अपनाई गई है। ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई, जबकि उद्देशिका का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। अगला क्वेश्चन है पॉक्सो। तो सबसे पहले पॉक्सो का फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं। प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012। प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, इसी को पॉक्सो एक्ट बोलते हैं, पॉक्सो अधिनियम। प्रिवेंशन माने बचाना, संरक्षण प्रदान करना, ऑफ माने का चिल्ड्रन, बच्चों को संरक्षण प्रदान करना है सेक्सुअल यौन ऑफेंसेस अपराधों से, अर्थात बच्चों के खिलाफ जो यौन अपराध होते हैं, सेक्सुअल अपराध होते हैं, उन अपराधों से बच्चों को बचाने के लिए 2012 में ये भारत सरकार ने अधिनियम पारित किया, हमारी संसद ने अधिनियम पारित किया, जिसे संक्षिप्त में पॉक्सो एक्ट बोलते हैं। अर्थात ये बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए अधिनियम पारित हुआ। 2013 में भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में पारित हुआ। इसके तहत खाद्य सुरक्षा की गारंटी दी गई हमारे देश के लोगों को जिनके पास भोजन नहीं, जबकि व्यवहार में ऐसा नहीं है, कानून में तो ऐसा है, बहुत से लोगों के पास भोजन आज भी नहीं है। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 पारित हुआ, ये भी बहुत पूछा जाता है पेपर में। और 2005 में आरटीआई एक्ट पारित हुआ, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में, सूचना का अधिकार अधिनियम, और 2005 में ही नरेगा एक्ट पारित हुआ, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में।
और 2 फरवरी 2006 से 2 फरवरी 2006 से नरेगा प्रभाव में आ गया और 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम एमजी नरेगा कर दिया गया, मनरेगा कर दिया गया। अगला ऑप्शन है 1967। तो यह भी अधिनियम बहुत पूछा जाता है, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम। 1967 अर्थात हमारे देश में जो गैर कानूनी गतिविधियां होने उन्हें रोकने के लिए एक अधिनियम बनाया गया 1967 में, भी पेपर में बहुत पूछा जाता है। और अगला ऑप्शन है 1958 अफस्पा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। इस एक्ट को 1958 में भारतीय संसद ने पारित किया और इसके तहत हमारे देश के वो क्षेत्र जो अलगाववाद और आतंकवाद से प्रभावित हैं उन क्षेत्रों में यह कानून प्रभावी कर दिया जाता है, प्रभाव में ला दिया जाता है, जिसके तहत वहां पर सेना को विशेष पावर मिल जाता है, वहां की पुलिस के पावर घट जाते हैं और सेना को विशेष पावर मिल जाता है तो वहां के लोगों के मूल अधिकारों का हनन होता है। तो उनके खिलाफ वो लोग, वहां के नागरिक सेना के खिलाफ कोई विशेष कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे का ये जो अफस्पा है ये सेना को विशेष अधिकार दे देता है। ठीक है, तो देश की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित ये कानून है। तो पाक्सो अधिनियम के बारे में पूछा गया है, तो ये 2012 में आया है। गोवा का लोक नृत्य कौन सा है? तो फुगड़ी, ये गोवा का लोक नृत्य है। चिराव, ये मिजोरम का लोक नृत्य है। तो 2 शिफ्ट में पूछा गया, एक शिफ्ट में फुगड़ी के बारे में पूछा गया, एक में चिराव के बारे में पूछा गया। तो दोनों हमने एक ही क्वेश्चन में शामिल कर लिए। चांगलो के बारे में भी पूछा गया कल, तो चांगलो नागालैंड का है, नागालैंड का लोक नृत्य है। और एक क्वेश्चन नागालैंड से और पूछा जाता है कि किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बनी है? नागालैंड। खार्ची पूजा के बारे में कल क्वेश्चन पूछा गया, सभी ऑप्शन से कल क्वेश्चन पूछे गए। खार्ची पूजा, हालांकि ये नृत्य नहीं है, ये उत्सव है, कहाँ का? त्रिपुरा। परसों त्रिपुरा से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? त्रिपुरा। तो ये खार्ची पूजा के बारे में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन सा ऐसा उत्सव है जहां जो 14 देवताओं की पूजा से संबंधित, इस पूजा में 14 देवताओं की पूजा करते हैं त्रिपुरा के लोग। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो खार्ची पूजा है त्रिपुरा का। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो फुगड़ी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो मूल शंकर, ये स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, कब की थी? 1875 में। कहां की थी? बंबई में। तो इनका जो वास्तविक नाम था ये मूल शंकर था, स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूल शंकर था। दूसरा ऑप्शन है नरेंद्र नाथ दत्त। तो नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था, स्वामी विवेकानंद। बारह जनवरी को इनका जन्म हुआ था। 12 जनवरी को हमारे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं और 12 जनवरी से 16 जनवरी तक युवा महोत्सव मनाते हैं और 26वां युवा महोत्सव 12 जनवरी से 16 जनवरी 2023 तक मनाया जा रहा है और ये कर्नाटक के हुबली और धारवाड़ में मनाया जा रहा है। रामतनु पांडे, ये तानसेन का मूल नाम है, तानसेन। आप देखें एक क्वेश्चन से हमने कितने महत्वपूर्ण फैक्ट शामिल करने की कोशिश की, एक एक फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपसे पूछा गया था तात्या टोपे का वास्तविक नाम और हमने इतने सारे वास्तविक नाम शामिल कर लिए हैं, ये सभी पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। तो एक एक फैक्ट आपको अच्छे से तैयार करना है। तानसेन का वास्तविक नाम, तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे है और तात्या टोपे का वास्तविक नाम है रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे, अर्थात जरूरी ये नहीं कि आप कितनी जल्दी लेक्चर को डिलीवर कर दें, जरूरी ये है कि आप कितनी सटीकता के साथ और कितना अच्छा लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। तो अच्छे से तैयार करना है। एक एक फैक्ट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, भले ही थोड़ा सा रोचक कम लगे लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये फैक्ट है। रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का वास्तविक नाम था। महेश दास, ये बीरबल का वास्तविक नाम था। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग। 2022 का चिकित्सा का नोबेल किसे मिला? स्वंते पाबो को चिकित्सा का नोबेल मिला। एनी एरनॉक्स साहित्य का नोबेल मिला इन्हें 2022 का। डगलस डायमंड
इन्हें 2022 का अर्थशास्त्र का नोबेल मिला। 2022 में मिला है, 2021 का है अर्थशास्त्र का नोबेल। तो 2022 में अर्थशास्त्र का नोबेल मिला डगलस डब्ल्यू डायमंड को। साहित्य का नोबेल मिला एनी एर्नॉक्स को। चिकित्सा का नोबेल मिला स्वंते पाबो को। एलन एस्पेक्ट को भौतिकी का नोबेल मिला है। आपका आंसर हो जाएगा स्वंते पाबो। अगला क्वेश्चन है रणजी ट्रॉफी सबसे ज्यादा किसने खेली? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। 41 रणजी ट्रॉफी मुंबई जीत चुका है। और मध्य प्रदेश से संबंधित ये फैक्ट याद रखना है कि 2021-22 की जो रणजी ट्रॉफी है इसका विजेता मध्य प्रदेश है और पहली बार मध्य प्रदेश ने इस ट्रॉफी को जीता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, ये भी ध्यान रखना है। 2022 में आईपीएल का जो 15वां संस्करण हुआ उसमें विजेता कौन रहा? गुजरात टाइटंस, तो ये भी याद रखना है। 75वीं संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है और 75वीं संतोष ट्रॉफी का विजेता केरल है। अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुई? तो हमने चारों बौद्ध संगीतियों को इस ऑप्शन के माध्यम से डिस्कस करने की कोशिश की है। तो पहली बौद्ध संगीति राजगृह या राजगीर में भी, इसी को राजगीर भी बोलते हैं। यह बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में भी, बीसी में भी, बिफोर क्राइस्ट। और यह किसके शासन काल में भी? तो यह अजात शत्रु के शासन काल में भी है। अजात शत्रु हर्यक वंश का शासक है। और इस संगीत का अध्यक्ष कौन था? तो इस संगीत का अध्यक्ष था महाकश्यप। महाकश्यप इसका अध्यक्ष था। दूसरी बौद्ध संगीत वैशाली में भी, और कब हुई? तो 383 ईसा पूर्व में भी। और किसके शासन काल में भी? तो कालाशोक के शासन काल में। यह शिशुनाग वंश का शासक था। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की। शिशुनाग का ये पुत्र और उत्तराधिकारी था कालाशोक। इसके शासन काल में दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में भी। और इस समय अध्यक्ष कौन बना? सुबुकामी। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र पटना में भी और 251 बीसी में भी, बिफोर क्राइस्ट। और कौन शासक था इस दौरान? अशोक के शासन काल में भी। और इसका अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तिस इसका अध्यक्ष था। अगला ऑप्शन है कुंडलवन, यह कश्मीर में है। चौथी बौद्ध संगीति 1ली शताब्दी में और कनिष्क के शासन काल में भी। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी ताकतवर शासक कनिष्क था और इसका जो अध्यक्ष बना, अध्यक्ष वसुमित्र थे। वसुमित्र अध्यक्ष बने इसके और अश्वघोष उपाध्यक्ष बने। अश्वघोष उपाध्यक्ष, वसुमित्र अध्यक्ष, कनिष्क के शासन काल में भी। तो चारों बौद्ध संगीतियां हमने डिस्कस कर ली। इसका आंसर हो जाएगा राजगृह। अगला क्वेश्चन है बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन है अश्वघोष, यही बुद्ध चरित्र के लेखक है। महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय लिखा है इसने। बुद्ध चरित्र संस्कृत का लेखक था। और अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहता था। कुषाण वंश का शासक कनिष्क के दरबार में संस्कृत का महान विद्वान अश्वघोष रहता था। इसने बुद्ध चरित्र की रचना की। दूसरा ऑप्शन है बाणभट्ट। बाणभट्ट ने कादंबरी की रचना की। बहुत पूछा जाता है फैक्ट। और इन्होंने हर्ष चरित्र की भी रचना की। हर्ष चरित्र। और हर्ष वर्धन जो उत्तर भारत का शासक था, जो 647 ईस्वी में शासक बना, तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। कालिदास ये चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। और विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे। उन 9 रत्न में से एक थे कालिदास। कालिदास की कुछ रचनाएं हैं जो बहुत पूछी जाती हैं। एक है मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम, संस्कृत में लिखा। विक्रमो वर्षीयम,
विक्रमो वर्षीयम। मालविकाग्नि मित्रम की रचना की, विक्रमो वर्षीयम की रचना की कालिदास ने। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की। रघुवंश कुमार संभव, इनके भी रचयिता कालिदास हैं। पतंजलि, इन्होंने महाभाष्य की रचना की। योग दर्शन के रचयिता पतंजलि हैं। योग दर्शन, महाभाष्य, योग दर्शन। और पतंजलि सुंग वंश के जो शासक थे, संस्थापक थे, पुष्यमित्र सुंग, इनके दरबार में रहते थे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अश्वघोष। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ। इसके तहत शिक्षा को फंडामेंटल राइट बना दिया गया, मूल अधिकार बना दिया गया, और इसके तहत आर्टिकल 21A जोड़ा गया। 61वां संविधान संशोधन 1988 में हुआ, 1989 से लागू हो गया। इसके तहत मतदाताओं की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ, और इसके तहत संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। यह दल बदल पर रोक लगाने से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, और यह 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। यह पंचायती राज से संबंधित है, और इसके तहत पंचायती राज को प्रभाव में लाया गया, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, और यह नगर निकाय से संबंधित है, नगर पालिकाओं से संबंधित है। नगर निकाय, नगर पालिका से संबंधित है। 1993 से यह भी प्रभावी हुआ। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, किसे आत्महत्या की थैली कहते हैं? बायोलॉजी से पूछा गया है। माइट्रोकांडिया, पहला ऑप्शन है माइट्रोकांडिया। माइट्रोकांडिया में खुद का डीएनए पाया जाता है, ऐसा कोशिकांग है। इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ऊर्जा ग्रह, कोशिका का ऊर्जा ग्रह, क्योंकि जो भी भोजन ग्रहण किया जाता है उसमें बड़े पैमाने पर कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होता है तो ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है माइटोकांड्रिया में, जिससे एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है शरीर को। लाइसोसोम, इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरा होता है जो अंतःकोश की पाचन करता है। राइबोसोम, इसे कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। हमारे शरीर में विभिन्न एंजाइम, हार्मोन्स और विभिन्न प्रोटीन बनते हैं। इन प्रोटीन को बनाने का काम राइबोसोम करता है। गाल्जिकाय, इसे कोशिका का यातायात पुलिस कहते हैं या यातायात प्रबंधक कहते हैं। तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया? तो पहला ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम, 712 ईस्वी। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, भारत के सिंध पर आक्रमण किया और सिंध को जीत लिया। यहां पर इसने सबसे पहले जजिया लगाया। तो भारत में सबसे पहले जजिया किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने। हालांकि वर्तमान की सिचुएशन के आधार पर देखें तो सिंध इसमें पाकिस्तान में है। फिरोज शाह तुगलक, तो मोहम्मद बिन कासिम के समय में जो सिंध में जजिया लगाया गया था, जजिया मतलब शासक बाध्य करता था कि जो उसका धर्म है वही धर्म प्रजा भी माने। जब प्रजा वो धर्म नहीं मानती थी तो उनसे टैक्स लिया जाता था। अर्थात जो इस्लाम धर्म को मानने वाले शासक थे उन्होंने जनता पर दबाव बनाया कि वो इस्लाम धर्म को ही माने। जनता ने नहीं माना तो उनसे टैक्स लिया जाता था, जजिया कर, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर, जजिया कर। फिरोज शाह तुगलक, ये तुगलक वंश का एक शासक था और इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम के समय जो जजिया लिया जाता था उससे बच्चों को, वृद्धों को, महिलाओं को ब्राह्मणों से दूर रखा गया। अर्थात बच्चों, वृद्धों, महिलाओं और ब्राह्मणों से जजिया नहीं लिया जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से जजिया लिया। और
एक क्वेश्चन कल यहां से पूछा गया था कि कुतुब मीनार जिसकी नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन ये पूरा बनवा नहीं पाया, इसकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी और दामाद था इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को बनवा के पूरा इसका बनवाने का काम पूरा किया, लेकिन इसमें बिजली गिर जाने से ये डैमेज हो गई थी थोड़ी सी, तो उसकी मरम्मत कराई थी फिरोज शाह तुगलक ने। तो कई लोग कल बता रहे थे कि क्वेश्चन पूछा गया था कि कुतुब मीनार की मरम्मत किसने कराई, तो फिरोज शाह तुगलक को बता रहे थे, सॉरी वो इल्तुतमिश को बता रहे थे। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार की मरम्मत नहीं करवाई थी, उसने उसे बनवाया था। मरम्मत कराई थी फिरोज शाह तुगलक ने। मरम्मत किसी चीज की तब होती है जब वो डैमेज हो जाए, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। अकबर ने जजिया को समाप्त किया था अपने कार्यकाल में, जजिया को समाप्त, लेकिन अकबर के जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने पुनः जजिया लागू कर दिया। और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का कार्यकाल था 1919 से 1948। ये अंतिम मुगल बादशाह था जिसने जजिया को समाप्त किया, अर्थात अंतिम रूप से जजिया, इसके बाद किसी ने जजिया नहीं लगाया हमारे देश में। अंतिम रूप से जजिया का उन्मूलन हो गया हमारे देश से, क्योंकि मुगलों का पतन हो रहा था। और इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, पीएम स्वनिधि योजना का संबंध किससे है? तो 1 जून 2020 को यह योजना शुरू हुई और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत योजना आती है? तो यह योजना आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है और इसके मंत्री वर्तमान में हरदीप सिंह पुरी हैं। और पीएम स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडरों को वित्तीय सहायता देने के लिए शुरू की गई। स्ट्रीट वेंडर अर्थात ऐसे लोग जो रेहड़ी पटरी का काम करते हैं, अर्थात जो लोग सड़क के किनारे अपना ठेला लगा के या सड़क के किनारे फुटपाथ में अपना कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं रोजी रोटी के लिए, तो इन लोगों को स्ट्रीट वेंडर कहते हैं। जो गलियों में चल फिर के अपना सामान बेचें, गलियों किनारे छोटी छोटी दुकानें लगा लें, ये स्ट्रीट वेंडर हैं। तो 1 जून 2020 को भारत सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि योजना शुरू की, अर्थात स्ट्रीट वेंडर को इस योजना के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। अर्थात वो एक साल तक के लिए 10,000 20,000 का लोन ले सकते हैं बैंकों से, जिनमें उन्हें बहुत कम ब्याज देना होगा। स्ट्रीट वेंडर के लिए ये योजना शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है आपका, सागरमाला परियोजना 2015 में ये योजना शुरू हुई और इसके तहत बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना है। आज हमारे देश में छोटे बड़े मंझोले सभी मिलाकर लगभग 200 से ज्यादा बंदरगाह हैं, जिसमें से 13 बड़ी बंदरगाह हैं। और ये बंदरगाह आधुनिक किस्म के हों, वर्ल्ड क्लास के बंदरगाह हों, इसके लिए एक योजना शुरू की गई, परियोजना शुरू की गई 2015 में, बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना। सागरमाला परियोजना। एक और योजना ऐसी ही इससे मिलती जुलती है, भारतमाला, नाम थोड़ा सा मिलता है, भारतमाला। ये परियोजना 2017 में शुरू हुई। इसके तहत जो नेशनल हाईवे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, नेशनल हाईवे, उनको विकसित करना है। अर्थात इन दोनों योजनाओं का उद्देश्य है भारत में आधारभूत ढांचे को मजबूत करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भारतमाला और सागरमाला जैसी योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ध्यान से पढ़ना है इन्हें। सबसे अंतिम क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा किस देश की है? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा की तटीय सीमा सबसे लंबी है, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश सीमा रेखा है यूएसए और कनाडा की। एक क्वेश्चन लेखपाल में पूछा गया था कि बैफिन द्वीप समूह किस देश में है? कनाडा में है। और कनाडा की तटीय सीमा सबसे लंबी है। भारत की तटीय सीमा की बात करें तो भारत की मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा है वो 6100 किलोमीटर लंबी है। अगर द्वीपों को मिला दें, द्वीपों सहित 7516.6 किलोमीटर लंबी तटीय सीमा है। और भारत के 9 राज्य समुद्र के तट को स्पर्श करते हैं। इनमें से एक राज्य है जिसका नाम है गुजरात। बहुत फैक्ट ये पूछा जाता है कि सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है? गुजरात की। एक राज्य है गोवा। सबसे छोटी तटीय सीमा किसकी है? गोवा की। सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात की। दूसरा स्थान किसका है? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया। तो आज हमने 2023 में जो 13 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी की 4 शिफ्ट में जो एग्जाम हुए
उन एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चंस का हमने एनालिसिस किया और इन्हें ध्यान से देखना है। आगे शिफ्ट में, आगे आने वाले एग्जाम में आपको बहुत लाभ मिलेगा इनसे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।